अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज जिस ऑर्गेनेली को हम डिस्कशन के लिए मुंतखब किया है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चले आए देखते हैं ये क्या है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है और इसका काम क्या है। देखिए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्म यहाँ पे मतलब है साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। जब हम इस ऑर्गेनेली को सेल के अंदर देखते हैं तो हमें पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल सा बिछा नजर आता है, ठीक है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आए बात करें कि ये मौजूद किन ऑर्गेनिज्म में होती है। देखें बेटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के सेल में पाई जाती है, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स कहते हैं बच्चे थैलियों को, फ्लैट कहते हैं आप किसी चीज में से हवा निकाल दें जैसे, तो उसके बाद वो फ्लैट हो जाती है, तो बिल्कुल ये वैसे जो है ना वो फ्लैट हुई है। एंड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब की तरह की होती है, और इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। तो तकरीबन साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 10% इसने जो है ना वो घेरा हुआ होता है। तो एक्सटेंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म से क्या मुराद है? एक साइड से ये न्यूक्लियस पे मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होती है, और दूसरी साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हुई होती है। तो इसीलिए उसने यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा, इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। तो इट ऑक्युपाइज 10% वॉल्यूम ऑफ टोटल सेल, यानी सेल का टोटल वॉल्यूम का 10% किसने घेरा हुआ है? ये घेरा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको आप सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी क्या है? ये जो सैक्स और फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स आपने पढ़ी हैं, इसको डिफाइन किया है, उनको आप साइंस में सिस्टर्नी कहते हैं। सैक्स एंड फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। जैसे ये देखिए बच्चे, ये एक ट्यूब्यूल है या सैक है, ये दोनों साइड से बंद है और एक साइड से खुला हुआ, इसलिए सैक कहा है इसको, और ट्यूब की तरह का है। इसको आप इस एक सैक या फ्लैटेंड ट्यूब को आप क्या कहेंगे? सिस्टर्नी कहेंगे। अब देखिए बच्चे, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टर्नी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और ये इस तरह कनेक्टेड है कि इसमें जो है ना वो एक ही ल्यूमन बन जाता है। अब देखिए, ये जो दरमियान में खाली स्पेस है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है ल्यूमन। ये सारी की सारी जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही ल्यूमन बन जाता है, ठीक है। और ये थोड़ी कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ी भी होती है, जैसे ये देखिए ये ऐसे होती है, ये ऐसे। तो इसीलिए हम जब लिखते हैं कि ऑल सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड, जितनी भी सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई है, सो दैट ईआर हैज ओनली वन लार्ज एंड हाईली कन्वोल्यूटेड ल्यूमन। ये पूरा एक क्या बन गया? इसका ल्यूमन बन गया। और कन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ। ये मैंने यहां पे स्ट्रेट ड्रा किया, ये ऐसे मुड़ी हुई होती है। और देखिए बच्चे, यहां पे डायग्राम में ये मेरे पास न्यूक्लियस है, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर इन्वेलप में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब ये जो सिस्टर्नी है ये एक साइड से न्यूक्लियर इन्वेलप की आउटर मेम्ब्रेन उसके साथ कनेक्ट होती है और दूसरी साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। तो सिस्टर्नी आर ऑन वन साइड कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप एंड ऑन अदर साइड दे आर कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फायदा क्या होता है? देखिए बच्चे, इसका फायदा ये होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास साइटोप्लाज्म है, इसके दरमियान एक आप समझ लें कि पाइपलाइन बन जाती है, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान कम्युनिकेशन का बेस्ट जरिया है, ठीक है।
तो ये रिले सेंटर आपके लिए रिले का काम कर, इंफॉर्मेशन इधर से इधर आ रही है, इधर से उधर जा रही है, तो इसीलिए कोई चीज अंदर से बाहर आनी हो तो वो यहीं से होके आएगी। इसी तरह किसी प्रोटीन ने यहां से अंदर जाना हो तो वो यहीं से अंदर चली जाएगी। तो इसका फायदा क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्शन विद द न्यूक्लियस, ठीक है। ER प्रोवाइड्स अ पाइपलाइन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एक पाइप का जरिया है, जैसे पानी जो है ना वो पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो यहां पे भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रही है, ठीक है। तो ER provides a pipeline between nucleus and cytoplasm. Due to this physical connection, lumen of endoplasmic reticulum and space between layers of nuclear envelope comprise of single compartment. ये एक कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। This close association enables endoplasmic reticulum and nucleus to share information in a very efficient way, कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से शेयर कर रहे हैं। किस वजह से, ड्यू टू दिस फिजिकल कनेक्शन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? देखिए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास दो है। एक तो ये सेंसिस करता है, क्यों, या आगे हम देखेंगे किस चीज की सेंसिस करता है और क्यों करता है। साथ में प्रोसेसिंग करता है, यानी मॉडिफिकेशन करता है, किसी चीज को कट करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज लगी उसकी कटिंग यहीं से स्टार्ट होती है, मॉडिफिकेशन, फिर बाकी जो मजीद है वो गोल्जी में होती है। उसके बाद ये काम करने के बाद ये इन मॉलिक्यूल्स को या तो सेल में जहां पे इनकी जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनको कहां पे, गोल्जी के पास ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर उभार नजर आते हैं, या इसकी सरफेस जो है ना वो खुरदरी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Its surface is covered with ribosome, due to which it appears rough when viewed through microscope। यानी जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर काफी ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस खुरदरी या बम्पी उभार वाली नजर आती है जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या, देखें, क्योंकि इसके पास राइबोसोम मौजूद है, आगे हम देखेंगे कि राइबोसोम का काम क्या, प्रोटीन बनाना। तो इसका मतलब है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या, कि इसने प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने के बाद इसने इन प्रोटीन के साथ दो काम करने, या तो इनको सेल के अंदर या सेल के बाहर भेज देगा, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनको कहां पे भेज देगा, ये गोल्जी अपरेटस के पास भेजेगा, क्योंकि गोल्जी जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच होता है। तो सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन पहला काम आ गया। अब देखिए बेटा, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन इट ऐड अदर केमिकल्स लाइक शुगर टू प्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन बनने का जो अमल है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होना स्टार्ट हो जाता है, बाकी जो मॉडिफिकेशन है वो गोल्जी करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, अब ये प्रोटीन बन गई है, इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी करेगा, कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, या तो गोल्जी के पास भेजेगा, वो आगे मजीद प्रोसेसिंग के बाद उसकी पैकेजिंग के बाद उसको सेल से बाहर भेज देगा, या फिर अगर सेल को ये प्रोटीन जरूरत है तो फिर ये सेल के अंदर ही इस्तेमाल होगी। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू एरियाज ऑफ सेल वेयर दे आर नीडेड और टू गोल्जी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये हमारे पास क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसका क्या काम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिए बच्चे, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, ठीक है, इसीलिए जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसकी जो हमें सरफेस है बिल्कुल स्मूथ ना मुलायम नजर आती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट लैक्स राइबोसोम्स ड्यू टू विच इट अपीयर्स स्मूथ व्हेन व्यूड थ्रू माइक्रोस्कोप। अब इसका फंक्शन क्या है देखिए बच्चे, इसका फंक्शन है लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, मतलब लिपिड की सिंथेसिस करना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म उसमें भी इन्वॉल्व होता है। इसी तरह
ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसको आप डिटॉक्सिफिकेशन या रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। जैसे ड्रग्स हैं, पॉइजन्स हैं, अल्कोहल है, इसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ में ये कैल्शियम की स्टोरेज भी करता है। और जब मसल ने कांटेक्ट होना होता है तो उस वक्त कैल्शियम जो है ना वो रिलीज करता है ताकि मसल की कंट्रैक्शन हो सके, क्योंकि कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मसल कंट्रैक्शन में। आगे आप देखेंगे सेकंड ईयर में कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे रोल ऑफ कैल्शियम। तो उसको स्टोर करना, उसका मेटाबॉलिज्म करना भी किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखिए बच्चे, सिंपल सी बात यह है कि वो वाले सेल्स जिनमें लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो, जैसे आप ब्रेन सेल्स की बात करें, ठीक है, नर्व सेल्स की अगर आप बात करें, और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले जो ऑर्गन है, स्पेशली जो लिवर है, उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद है वो ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने यहां पे लिख भी दिया नोट कि सेल्स चीफली कंसर्न विद कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नर्व सेल्स की, और डिटॉक्सिफिकेशन हिपैटोसाइट्स की एग्जांपल दी है, क्योंकि उनका काम ही जो है ना वो ऑर्गन का काम ही डिटॉक्सिफिकेशन करना है। उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, ज्यादा होगा बनिस्बत किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो ये हमारे पास आज की ऑर्गेनेली थी जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।